Okay, so now in chemical bonding, we are going to discuss about the limitation of octet rule. तो कॉसेल और लुईस अप्रोच में एक ही बात के ऊपर ज्यादा फोकस था कि एटम कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ऑक्टेट मींस वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट देयर आर सो मेनी स्पीसीज जिसमें ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भी वो स्टेबल है. तो लेट्स सी विच आर द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल. तो फर्स्ट, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ अ सेंट्रल एटम. You can take example of barium chloride BeCl2. You can take example of boron trichloride BeCl3. If you see in BeCl2, beryllium has only 2 lone electron, right? And the structure will be like this. Here, the octet of beryllium is never going to be completed. Beryllium का octet कैसा रहेगा? Incomplete रहेगा. आप beryllium का डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं बना सकते. ऐसा नहीं करोगे कि एक लोन पर वापस यहाँ पे रखो, क्योंकि beryllium का मैक्सिमम बैलेंस 2 ही है. उससे ज्यादा बॉन्ड बेरिलियम बना ही नहीं सकता है. तो यहाँ पे बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं. 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 2 इस तरफ बॉन्ड में, 2 इस तरफ बॉन्ड में. ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है. BeCl3 में बोरॉन 3 क्लोरीन के साथ जुड़ता है और उसके बाद बोरॉन के पास कुछ नहीं बचता है, और बोरॉन मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं बनाता है, तो भी ये कंपाउंड स्टेबल है. जहां बोरॉन के पास खाली कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है. तो इन दोनों में ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है, बट दोनों के दोनों कैसा है? स्टेबल है. ओके, देन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ NO2. NO2 का एग्जांपल लो. NO2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ NO2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी? नाइट्रोजन इज 5, O2 इज 12, you have 17 इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है. जब ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तब आप कितना भी मेहनत कर लो, ऑक्टेट सबका कंप्लीट होने वाला नहीं है. देखो, इसमें अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, NO2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 117, आप कुछ भी करके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते हो. पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से शेयर करा भी दो, सपोज आपने एक और इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से शेयर करवा दिया, अगर ऐसा करोगे तो भी नाइट्रोजन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. 3 बॉन्ड और 1 लोन इलेक्ट्रॉन. यस और नो? कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास? 6 और 1 7. तो जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे तब पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऑक्टेट कंप्लीट करवा पाओ. उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता ही नहीं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में. तो दैट इज ऑल्सो लिमिटेशन, बट देन ऑल्सो ये NO2 का बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है. You understood this limitation? Now there are something or some molecule which has expanded octet, जैसे कि PCl5, SF6, SO4 2-, इन सब में expanded octet है. अगर आप PCl5 का फॉर्मूला देखोगे तो फॉस्फोरस 5 क्लोरीन से जुड़ता है. 5 क्लोरीन से जुड़ा मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन. 5 बॉन्ड बनाए ना, तो 5 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो भी स्टेबल है. चलो, इससे ज्यादा अगर देखें तो SF6 में सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो भी ये कंपाउंड बहुत स्टेबल है. बेटा 6 फ्लोरीन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन. तो इसमें ऑक्टेट एक्सपांड हो रहा है. SO4 2- का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ऐसे बनता है. ये स्ट्रक्चर बनता है SO4 2- का. देखो, सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं यहाँ पे? 6 बॉन्ड. 1 2 3 4 5 6. 6 बॉन्ड मतलब यहां भी सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है. तो इन सब में ऑक्टेट एक्सपांड हुआ है, तो भी ये सारे के सारे बहुत ही स्टेबल है. तो ये 3 मेजर लिमिटेशन है. दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबिलिटी, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द ऑक्टेट, एंड expanded octet where the central atom has more than 8 electron, but then also it is quite stable. You understand this? Okay, now some other limitation also we have here. Other drawbacks of octet theory: it is clear that octet rule is based upon the chemical inertness of a noble gas. As per the octet rule, noble gases are something which are inert, right? That is why every element want to become noble. Logic क्या था? Atom complete their octet. Why? Because octet is stable, means octet will not react further.
दैट मीन्स नोबल गैस शुड नॉट रिएक्ट, बट नोबल गैस भी एक्चुअल में कुछ कुछ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं। देखो यहां पे, however some noble gases like xenon and krypton, noble gas is also combined with oxygen and fluorine to form the compound। तो स्टेबिलिटी कहां गया? xenon का तो पहले से ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, इनर्ट गैस है, तो इस थियरी के हिसाब से तो xenon कंबाइन ही नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ, तो भी xenon कंबाइन होकर क्या बनाता है? XeF2 बनाता है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? तो दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन, ऑक्टेट से स्टेबिलिटी हो इतना कोई जरूरी नहीं है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो भी रिएक्शन करते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? और कंपाउंड देखो, KrF2, XeOF2, वन मोर, दिस थियरी डज नॉट अकाउंट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अभी तक आपने मॉलिक्यूल के शेप का कोई बात किया है इस थियरी में? कोई नहीं, हम तो ऐसे ही रैंडमली एक एटम बीच में रखते हैं, बाकी आजू बाजू रख के बॉन्ड बना देते हैं, शेप की कोई डिस्कशन नहीं हुई है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी of the molecule being totally silent about the energy of molecule। तो इस थियरी में आपको स्टेबिलिटी का कोई भी आइडिया नहीं है, राइट, कि मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो इतने सारे लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल्स के। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आ रहा है, दो बॉन्ड हमें समझना है, आयोनिक बॉन्ड और फिर समझेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सा है, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव बनता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बनता है, और फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। लेट्स सी, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड वुड डिपेंड्स ऑन, तो एक को बेटा पॉजिटिव आयन बनाना है। पॉजिटिव आयन कब बनेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब कौन सा एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कैसा होना चाहिए? लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल देना है आराम से। दूसरा ऐसा होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत ही कैप्चर करे। कैप्चर करे मतलब कौन सा एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन। कैसा होना चाहिए? हाईली नेगेटिव, राइट। और पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनने के बाद ये आयन का प्रॉपरली अरेंजमेंट होना चाहिए स्पेस में। आप यहां पे NaCl के क्रिस्टल को देख रहे हो, इतना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है Na और Cl का, राइट। तो जो भी आयन बन रहे वो आयन का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, और इसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का मतलब है जब ये आयन अरेंज होकर क्रिस्टल बनाएंगे तब बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, क्योंकि पहले आयन सारे फ्री है, और जब पास में आएंगे तो एक पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा तो उनकी सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। तो इट शुड हैव अ वेरी हाई लैटिस एंथैल्पी आल्सो। तो लेट्स चेक आउट कौन से तीन फैक्टर है। ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन मींस लो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, डेल्टा HI शुड लो, okay, and negative ion should have high negative electron gain enthalpy, delta H इलेक्ट्रॉन गेन कैसा होना चाहिए? हाईली नेगेटिव, तभी वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन द सॉलिड, द लैटिस ऑफ द क्रिस्टलिन कंपाउंड, ये जो अरेंजमेंट होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लैटिस कहते हैं, लैटिस। Okay, fine. Ionic compound in the crystalline state consists of orderly three-dimensional arrangements. You can see here for NaCl. 12th में इसका पूरा चैप्टर अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट है। So positive and negative ion arranged properly in three dimension in space. Of cation and anion held together by Coulombic attraction, interaction energies, right? Positive, negative, proper three dimension में arrange होके स्ट्रक्चर बनाएंगे। This compound crystallizes in different crystal structure determined by the size of the ions, their packing arrangement and other factors. About this you will have a chapter in 12th standard solid state chemistry. No need to write this point in your notes. Okay, चलिए आगे देखते हैं। It is about the ionic compound. तो शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा हो? लो। दूसरा कोई ऐसा होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा हो? हाई नेगेटिव। और तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव अरेंज होना चाहिए, मतलब उसका जो लैटिस एंथैल्पी है कैसा होना चाहिए? वो हाई। लैटिस एंथैल्पी शुड बी हाई। अगर ये तीनों फैक्टर्स सेटिस्फाई हो रहे तो आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। आगे देखते हैं। इन आयोनिक सॉलिड द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव, बट स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबिलाइज्ड।
crystal structure gets stabilized due to energy released in the formation of the crystal lattice. अगर आप NaCl का एग्जांपल देखोगे, so Na will form Na plus ion in gaseous state. Chlorine will accept electron, form Cl minus ion in gaseous state. यहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. लेट्स से हमने यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, और एग्जैक्ट वैल्यू का हमें काम भी नहीं है. जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज मान लो यहाँ पे एंथैल्पी का वैल्यू है, आयोनाइजेशन का वैल्यू सपोज यहाँ पर है 100 जूल, जस्ट फॉर एग्जांपल. और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तब सपोज एनर्जी रिलीज हुई -80 जूल. तो ओवरऑल क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है. ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है? इन दोनों को प्लस करके ओवरऑल वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा 20. ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव मतलब अपने आप क्रिस्टल नहीं बना पाएगा वो. ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको बाहर से 20 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये काम होगा, बाकी ये काम होना नहीं है. बट जब ये दोनों अरेंज हो जाएंगे सॉलिड फॉर्म में, Na प्लस गैस, Cl माइनस गैस, ये दोनों अरेंज होकर क्रिस्टल बना लेंगे NaCl सॉलिड. और ये क्रिस्टल बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी. एंड लेट्स से फॉर द एग्जांपल द लैटिस एनर्जी इज जस्ट फॉर द एग्जांपल से -200 जूल. सो नाउ यू आर इन बेनिफिट, क्योंकि जब लैटिस बन रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? 200 जूल जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है. राइट तो भले इन दोनों का जो सम है वो पॉजिटिव है तो भी क्रिस्टल बनेगा. क्यों बनेगा? बिकॉज तीसरे स्टेप में जो लैटिस एंथैल्पी है वो कैसी है? हाईली नेगेटिव है. तो यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी इन दो स्टेप को करवाने में काम में लग जाएगी और क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दैट पॉइंट? ओके, चलिए आगे. Therefore the energy released in the process is more than the energy absorbed. एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हुआ इन दोनों का मिला के? देखो इन दोनों का मिला के रिलीज एनर्जी कितना है? -280 जूल. इतना एनर्जी क्या हुआ है? रिलीज. और एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हो रहा है? खाली 100 जूल. तो ओवरऑल तो एनर्जी रिलीज ही हो रहा है. कितना रिलीज हो रहा है ओवरऑल? -180 जूल. इतना एनर्जी तो क्या हो रहा है? ओवरऑल रिलीज हो रहा है. तो आप तो फायदे में ही हो, राइट? Therefore the energy released in the process is more than the energy absorbed. Thus a qualitative measure of stability of ionic compound is provided by its enthalpy of lattice. तो कंपाउंड कितना स्टेबल है उसका आइडिया आपको कहां से आएगा? उसके एंथैल्पी ऑफ लैटिस से आएगा. कहां से आएगा? उसके एंथैल्पी ऑफ लैटिस से. तो पहले दो स्टेप से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि क्रिस्टल स्टेबल होगा कि नहीं होगा. जब तक आपको लैटिस एंथैल्पी नहीं पता तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हो. जैसे कि अगर NaCl में अगर खाली इन दो स्टेप को देखते तो आपको तो ऐसा लगता है कि ये तो होना ही नहीं है, बिकॉज आपको बाहर से 20 जूल देना पड़ेगा. पर ऐसा नहीं है. जब ये दोनों सॉलिड फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, तब इतनी एनर्जी अपने आप रिलीज होगी और ये एनर्जी बाकी दो स्टेप को करवाने में लग जाएगी. राइट, दैट मीन्स द क्रिस्टल इज रियली स्टेबल. दैट मीन्स जब ये दोनों कंबाइन होकर क्रिस्टल बनेगा तो आपको इतना एनर्जी रिलीज मिलने वाला है. जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये रिलीज एनर्जी क्या करेगी? आपके क्रिस्टल को स्टेबिलिटी देगी. इट इज ऑल अबाउट द आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन. तो अगर शॉर्ट में समराइज करें तो आयोनिक कंपाउंड बनने के लिए एक कोई ऐसा होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाए, दूसरा ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को आराम से एक्सेप्ट करे, और जो आयन बने वो सॉलिड फॉर्म में 3 डायमेंशन में अरेंज होते वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी वापस छोड़ने चाहिए. राइट, तो दिस 3 फैक्टर्स डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड. Understood? Yes. Okay. Now what is lattice enthalpy? Now we have some definitions. Simple definition है सारे. Lattice enthalpy. So lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituents. अगर आपके पास 1 मोल NaCl है सॉलिड फॉर्म में, इसमें से अगर मुझे उसके सारे आयन को गैसियस फॉर्म में अलग कर देना है तो मुझे कितना एनर्जी इसको सप्लाई करना पड़ेगा? मुझे इसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा 788 किलो जूल पर मोल. तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? NaCl का लैटिस एंथैल्पी. तो 1 मोल आयोनिक कंपाउंड के अगर सारे आयन को आप गैसियस स्टेट में सेपरेट कर देना चाहते हो तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे? उस क्रिस्टल का लैटिस एंथैल्पी कहेंगे.
राइट। अगर उल्टा सोचो तो जब ये दोनों कंबाइन होके सॉलिड बनेगा तो इतना एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो जब आप इतना एनर्जी इसको वापस दोगे तो ये टूट के वापस सेपरेट कर देगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कौन सा एंथैल्पी है? लैटिस एंथैल्पी। कितना वैल्यू है बेटा लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl? 788 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है? 788 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl इनटू 1 मोल Na प्लस गैसियस एंड Cl माइनस गैसियस। समझ आ रहा है? मैंने यहां पे लिख दिया क्लियर एकदम। 1 मोल NaCl सॉलिड में से Na प्लस गैसियस Cl माइनस गैसियस को कंप्लीटली अगर अलग करना है तो कितना एनर्जी सप्लाई करेंगे? 788 किलो जूल पर। चलो सेकंड देखते हैं बेटा, बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड के क्या क्या पैरामीटर होते हैं? तो एक होता है बॉन्ड का लेंथ, दूसरा होता है बॉन्ड का एनर्जी, तीसरा होता है बॉन्ड का एंगल और चौथा होता है बॉन्ड का नंबर। ये 4 पैरामीटर हमें सीखने हैं। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। चलो बॉन्ड लेंथ क्या है? तो बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्ली ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो जो भी 2 एटम बॉन्ड हुए हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इन अ बॉन्डेड स्टेट। जैसे कि मान लीजिए अगर यहां पे एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, यहां पे एक दूसरा एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, दोनों बॉन्ड हुए हैं, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम कहेंगे बॉन्ड का लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ किसके बीच का डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में न्यूक्ली के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? बॉन्ड लेंथ। चलो अब यहां पे अलग अलग टाइप के रेडियस होते हैं। कोवेलेंट रेडियस होता है, मेटालिक रेडियस होता है। लेट्स सी द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रॉक्सीमेटली एज अ रेडियस ऑफ एटम्स कोर which is in contact with the core of adjacent atom in bonded situation। इसका कोई काम नहीं है, लिखेंगे भी नहीं नोट्स में। The van der Waals radius represent the overall size of atom which include its valence shell in the non-bonded situation। तो non-bonded situation में जो साइज होता है ना बेटा, उसे कौन सा रेडियस कहते हैं? van der Waals रेडियस। हमने सीखा है van der Waals रेडियस किसके लिए होता है? इनर्ट गैस के लिए होता है, क्योंकि वो किसी से कंबाइन नहीं होते हैं। So van der Waals radius is about the nucleus as well as all the orbits together. That is called van der Waals radius, right? The van der Waals radius is half of the distance between 2 similar atoms in a separate molecule in a solid state। अब इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है, अभी आपको एक एग्जांपल समझाना है यहाँ पे। ओके, टेक्स्ट बुक लाओ। तो यहाँ पे एक NaCl, एक क्लोरीन का एग्जांपल है। एनीवन हैविंग टेक्स्ट बुक? ये रहा। चलो एक एग्जांपल समझते हैं क्लोरीन का। थिंग्स विल बी वेरी क्लियर विद दिस एग्जांपल। लिसन एवरीवन प्लीज। तो यहां पे ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है बेटा। देखो 2 क्लोरीन आपस में जुड़े हैं, तो ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, राइट, और दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल यहां पर है। ये 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है दोनों, राइट। ओके, ये डिस्टेंस आपको दिया है, सपोज ये डिस्टेंस आपको दिया है 198 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर, राइट। और इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है ये दिया है आपको 360 पिकोमीटर। कितना है बेटा? ये 360 पिकोमीटर। ये कितना है? 198 पिकोमीटर, राइट। तो ये दोनों मॉलिक्यूल है सॉलिड स्टेट में। ओके, अब समझो, फाइन। तो 2 तरह के रेडियस है, एक है कोवेलेंट और एक है van der Waals। कोवेलेंट रेडियस क्या है? कोवेलेंट रेडियस है रेडियस ऑफ एटम्स कोर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द कोर ऑफ एडजेसेंट एटम। ध्यान दीजिए यहां पे, ये एटम इस एटम के कॉन्टेक्ट में है, बॉन्ड बनाया है उसके साथ, राइट। तो इस एटम का कोर, इस एटम के कोर को जहां पे टच कर रहा है ये वाला, इसे कौन सा रेडियस कहेंगे? कोवेलेंट। कौन सा रेडियस कहेंगे इसे? कोवेलेंट। तो 2 एटम जब बॉन्डेड है तो उनके कोर का जो रेडियस होगा ना बॉन्डेड स्टेट में, उसे क्या कहेंगे हम? कोवेलेंट रेडियस। क्या कहेंगे उसे हम? कोवेलेंट रेडियस। तो कितना हो जाएगा बोलो कोवेलेंट रेडियस? 198 का आधा कर दे, कितना हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस यहां पे? 99 पिकोमीटर, राइट। दैट इज व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस? नाउ आई कैन राइट हियर
कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू half of bond length, you can say, or you can say half of distance between nucleus, half of distance between nucleus in bonded state, half of distance between nucleus in bonded state. अब दूसरा भी है बेटा वैन डर वाल्स रेडियस, वो क्या है? तो देखो वैन डर वाल्स रेडियस इज half the distance between two similar atom in separate molecules. Molecule number 1, molecule number 2, इन दोनों मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दो, you will get वैन डर वाल्स रेडियस. तो ये इसका पूरा कोर ऐसे आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, और इसका पूरा कोर ऐसे है. It is like this, you can say, right? तो एक मॉलिक्यूल का एटम दूसरे मॉलिक्यूल का एटम, इन दोनों एटम के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर हम आधा कर देंगे तो उसे कौन सा रेडियस कहेंगे? हम वैन डर वाल्स रेडियस. तो इस डिस्टेंस को अगर मैं आधा कर दूं यहां से लेके इतना, ये जो है ना, ये कौन सा रेडियस है बेटा? वैन डर वाल्स रेडियस. कितना हो जाएगा यहाँ पे? वैन डर वाल्स रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ? तो वैन डर वाल्स रेडियस इज 360 का आधा कर दो 180 पिकोमीटर. So we can define van der Waals radius as half of distance between same atom, half of distance between same atoms in two separate molecules. समझ आया बेटा आपको? बोलो दोनों रेडियस क्लियर? दोनों रेडियस क्लियर सबको? तो बॉन्डेड स्टेट में जो डिस्टेंस का आधा है उसे कौन सा रेडियस कहेंगे? कोवेलेंट. और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा उसे क्या कहेंगे? वैन डर वाल्स रेडियस का डबल. आधा करेंगे तो रेडियस मिलेगा, राइट? तो ऐसा यहां पे लिखा हुआ है. तो हम दोनों पॉइंट को मेंशन नहीं करेंगे हमारे थियरी में, हम डायरेक्टली ये फिगर बना के ये लिखेंगे. द थिंग्स आर वेरी क्लियर, राइट? तो यहां पे आपका आंसर कितना बन रहा है बेटा? यहां पे आपका आंसर हो रहा है 198/2, 99 पिकोमीटर. और ये कितना हो रहा है? 360/2, दैट इज 180 पिकोमीटर. आई होप इट इज क्लियर नाउ. चलिए नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल इज एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, दैट इज एंगल बिटवीन द बॉन्डिंग पेयर ऑन सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम के जो बॉन्डिंग पेयर्स होंगे उनके बीच में जो एंगल होगा ना उसे कहेंगे बॉन्ड एंगल. चेक आउट. इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम. किसके बीच का एंगल है? इट इज द एंगल बिटवीन विच ऑर्बिटल? द ऑर्बिटल विच कंटेन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. ऑर्बिटल विच कंटेन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं H2O का. तो ये हो गया आपका H2O, राइट? यहां पे बॉन्ड बने होंगे और लुईस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचती है, वो ऑर्बिटल के अंदर है, राइट? ये दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं. तो ये दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एंगल. और पानी का बॉन्ड एंगल होता है करीब 108. कितना होता है पानी का बॉन्ड एंगल? 104 ऐसा कुछ होता है. 104.5 डिग्री. तो बेटा बॉन्ड एंगल किसके बीच का एंगल है? इट इज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स. कौन से ऑर्बिटल? जिनके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, राइट? सो बॉन्ड एंगल इज, वापस यहां पे मैं लिखूंगा, इट इज एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल है? ऑर्बिटल्स. कौन सा ऑर्बिटल्स? विच कंटेन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, कंटेन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स. गॉट इट? नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे क्या कहेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी.
कितना बॉन्ड लेंगे? 1 मोल। 1 मोल कंपाउंड के सारे बॉन्ड तोड़ देने हैं। 1 मोल कंपाउंड के सारे बॉन्ड अगर तोड़ देने हैं तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे क्या कहेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। या आप ऐसा कह लो कि जब 1 मोल कंपाउंड बनेगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। उतनी ही एनर्जी जब वापस दोगे तब सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, राइट? लेगो तो राजस्थानी हो गया। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 mole of the bonds of any particular type between 2 atoms in which state? Gaseous state. Which state? Gaseous state. I'll give you one simple example. Okay, if you have a methane CH4, अगर मीथेन के सारे बॉन्ड तोड़ के कार्बन और चारों के चार हाइड्रोजन को अगर गैसियस स्टेट में सेपरेट करना है तो इसे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसे जो एनर्जी आप दोगे उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी बेटा उतना बॉन्ड स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, राइट? चलो, इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द एंथैल्पी नीडेड टू ब्रेक 2 डिफरेंट बॉन्ड टू OH बॉन्ड इज नॉट सेम। यहां भी आपको 4 CH बॉन्ड तोड़ने हैं, राइट? तो चारों बार CH बॉन्ड तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। जैसे कि वाटर का एग्जांपल है, वाटर इज H2O, राइट? आपने जब पहला बॉन्ड तोड़ा तो क्या हो गया? H निकल गया और क्या बचा? OH, राइट? यहां पे आपने जो एनर्जी दिया, लेट्स से इट इज डेल्टा H1, अब आपको OH का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और O और H को सेपरेट करना पड़ेगा, तो यहां जो एनर्जी चाहिए दैट इज समवॉट डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेंगे। क्या लेंगे हम? एवरेज लेंगे। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू टेक एवरेज ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहां पे तो 4 बॉन्ड तोड़े हमने। पहला CH बॉन्ड तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, चौथा तोड़ा, चारों बार अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी और उन सारी एनर्जी का एवरेज करेंगे तो हमें CH का बॉन्ड एंथैल्पी मिलेगा। You get this? You get this? Yes. Fine. The difference in the delta H value shows that second OH bond undergoes some change because of the change chemical environment. No need to write this point. Therefore, in polyatomic molecule, the term mean or average bond enthalpy is used, and it is obtained by dividing total bond deassociation enthalpy by the number of bond. We have done it here. Total bond enthalpy डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर मिथेन होता तो 4 बॉन्ड एंथैल्पी आती, डिवाइड बाय 4, राइट? तो पॉलीएटॉमिक में हम कौन सा बॉन्ड एंथैल्पी लेंगे बेटा? एवरेज। नो नीड टू राइट दिस आल्सो, यू कैन जस्ट राइट दिस वन, दैट इज इनफ। ओके, दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि जब बहुत ज्यादा बॉन्ड है तो आपको एवरेज एंथैल्पी लेना है। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर करें। तो अभी तक हमने 3 पैरामीटर सीखे। कौन कौन से बेटा? पहला सीखा बॉन्ड लेंथ। क्या था बॉन्ड लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इन अ बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ, राइट? बॉन्ड लेंथ से आपको एटॉमिक रेडियस मिल सकता है। अगर आप बॉन्ड लेंथ को आधा करोगे तो कौन सा रेडियस मिल जाएगा? कोवेलेंट। और 2 मॉलिक्यूल के सिमिलर एटम, 2 मॉलिक्यूल के सिमिलर एटम के डिस्टेंस को आधा करोगे तो कौन सा रेडियस मिलेगा? वैन डर वाल्स। यू गेट दिस? यू गेट दिस? गुड। बॉन्ड एंगल किसके बीच का एंगल है? ऑर्बिटल्स के बीच का। कौन से ऑर्बिटल? जिनके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो बॉन्ड एंगल इज एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स हैविंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड एंथैल्पी, इफ यू वांट टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड and separate the atom in gaseous state, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ के अगर सबको गैसियस अलग कर देना है तो जो एंथैल्पी देनी पड़ेगी उसे क्या कहेंगे हम? बॉन्ड एंथैल्पी। और जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या आना है बेटा? एवरेज आने वाला है, क्योंकि हर एक बॉन्ड को तोड़ते वक्त आपको थोड़ा सा अलग अलग एनर्जी देना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है सिंगल बॉन्ड, दो का शेयरिंग है डबल बॉन्ड, तीन का शेयरिंग है ट्रिपल बॉन्ड, तो दैट इज सिंपली कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर. सी द बॉन्ड ऑर्डर in the Lewis description of covalent bond, the bond order is given by the number of bonds between the two atoms in a molecule. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, isoelectronic molecule, isoelectronic means same number of electrons have identical bond order, जैसे कि F2 O2 minus 2, राइट. इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 टोटल इलेक्ट्रॉन. इसमें भी कितने? 18. इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है. इन दोनों में सिंगल बॉन्ड बनेगा. इन दोनों में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा. आप लुईस स्ट्रक्चर बना के देखना चाहो तो दे सकते हो, राइट. यहां पे क्या होना है? फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन होगा, और यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, एज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली बेटा 14 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज कौन कौन सा? N2 14 इलेक्ट्रॉन टोटल, CO 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन, NO प्लस 7 और 8 15 में से एक गया, कितना बचा? 14. इन तीनों का जब बेटा आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इसका लुईस स्ट्रक्चर आपने कल बनाया था CO का, ट्रिपल बॉन्ड बना था, याद हो तो? याद है CO का एग्जांपल था, ट्रिपल बॉन्ड बना था. तो इन सब में ट्रिपल बॉन्ड होगा. इन सब में क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है? सेम होता है, राइट. चलो लेट्स सी द जनरल कोरिलेशन. कोरिलेशन बहुत सिंपल सा है. कोरिलेशन ऐसा कहता है कि बॉन्ड नंबर, बेटा सुनना, ये बॉन्ड नंबर जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? सिंगल के डबल, डबल के ट्रिपल. तो जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा. तो बॉन्ड नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ. अब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा. तुमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए. तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी. वेट, व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ? कौन सा बॉन्ड छोटा होगा? सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, बिकॉज डबल बॉन्ड मीन्स मोर अट्रैक्शन. ट्रिपल बॉन्ड मीन्स इवन मोर अट्रैक्शन. तो बॉन्ड नंबर जितना बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. मतलब यहां कौन सा रिलेशन है बेटा? इनवर्स प्रोपोर्शन. कौन सा रिलेशन है? यहां पे इनवर्स रिलेशन है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरल कोरिलेशन. सो वी हैव सीन ऑल द टाइप्स ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स इन वेरी डिटेल. वी हैव डिस्कस एवरी टाइप ऑफ बॉन्ड पैरामीटर. जितना मैंने लिखने के लिए करा है उतना आपको लिखना है, जितना मैं क्रॉस करा है उतना लिखना नहीं है. Understood with this? Yes. Okay. Now, here we are going to take a small break and then we will continue after 5 minutes. Okay. तो अभी ना इस स्टेज के ऊपर आप सबको अपना जो फाइनल गोल है ना उसको भूल जाना है. फाइनल गोल क्या है? एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, अच्छे स्कोर से क्रैक, उसको भूल जाओ. डोंट थिंक अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम राइट नाउ. जस्ट फोकस ऑन द सिस्टम, फोकस ऑन द प्रोसेस. सपोज मान लो कि आप पायलट हो, हाइपोथेटिकल पायलट, और आपकी फ्लाइट बॉम्बे से निकली, आपको आपकी फ्लाइट दिल्ली पहुंचानी है. कहां पहुंचानी है? दिल्ली पहुंचानी है, राइट. सो जस्ट फॉरगेट अबाउट वेयर यू वांट टू गो राइट नाउ. यू हैव टू सेट योर एंगल वेल. आपको ना अपना एंगल प्रॉपर सेट करना है. अगर मान लो कि तुम्हारा एंगल 1 डिग्री डेविएट हुआ, कितना डेविएट हुआ तुम्हारा एंगल? खाली 1 डिग्री. अब इनिशियली तुमको लगेगा 1 डिग्री से क्या ही हो जाएगा, बट वो 1 डिग्री जब आप बॉम्बे से दिल्ली तक अगर आप उसको मैग्नीफाई करोगे ना तो आप दिल्ली नहीं पंजाब पहुंचोगे. दैट्स एन इंपॉर्टेंस ऑफ 1 डिग्री, राइट. ये 1 डिग्री का इंपॉर्टेंस है यहां पे. ओके. सो वो 1 डिग्री जो आपको रोज सेट करना है ना, वो 1 डिग्री क्या आपका प्रोसेस है. Always remember one thing, score take care of itself. अगर आप अच्छा खेलोगे ना, स्कोर अपने आप बनता जाएगा. आपको स्कोर बोर्ड देखने का काम नहीं है. Just have to play well. If you will play well, स्कोर अपने आप होगा. That is called score take care of itself very well.
डोंट फॉरगेट अबाउट द टारगेट राइट, डोंट जस्ट थिंक अबाउट द टारगेट राइट नाउ, भूल जाओ टारगेट को, जस्ट फोकस ऑन एवरी डे। अगर एक दिन भी आप 1 डिग्री जितना भी शिफ्ट हुए ना, तो अल्टीमेटली कहां पहुंचोगे आप सोच लो। तो हर रोज आपको ना 1 डिग्री अपने आप को करेक्ट करते रहना है, तब जाके आप अपने टारगेट तक अपने आप पहुंचोगे। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द टारगेट राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, फोकस ऑन द सिस्टम, सिस्टम शुड बी वेल, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट राइट नाउ, अंडरस्टूड? Okay, so that is the importance of every day, 1 degree every day. You cannot deviate at all. Fine.